एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों से बातचीत करने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। वैसे तो आप सब जानते हैं कि पूरे हरियाणा के अंदर बेरोज़गारी की कितनी बुरी हालत है। युवा त्राही त्राही कर रहे हैं रोज़गार के लिए, लेकिन ख़ास तौर पर इस इलाके में जहां हम बैठ कर के बात कर रहे हैं, कैथल के इलाके में, कुरुक्षेत्र के इलाके में, यहां पर बेरोज़गारी की समस्या ने एक बेहद विकराल रूप धारण कर लिया है। जगह जगह पर बच्चे अपनी ज़मीनें बेच बेच के विदेशों में जा रहे हैं। और अभी पिछले दिनों में एक प्रकरण मेरे ध्यान में आया और आप सब भी उससे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि हमारे कई बेरोज़गार युवा किसी भी स्थिति में विदेश जाने की ललक में, क्योंकि यहाँ पे उनका गुजारा नहीं हो रहा है, अपनी ज़मीनें बेच बेच के विदेश जाते हैं। ऐसे कई युवा रशिया में युद्ध में फंसे हुए हैं और मैं उनके परिवार से भी मिला था। मटोर में कुछ युवा रशिया में फंसे हुए हैं, मटोर के, उनके परिवार से भी मैं मिल के आया था। हम स्पष्ट तौर पे ये जानना चाहते हैं कि सरकार इस विषय पर क्या कर रही है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हम लोग भी इस बात को उठा चुके हैं, पूरा इलाका इस बात को जानता है, जगह जगह वीडियो वायरल हो रहे हैं, बहुत सारे समाचार पत्रों में भी आया है कि ये युवा काफ़ी लंबे समय से रशिया युद्ध में फंसे हुए हैं। सरकार इस विषय पर क्या कर रही है? कैथल से बीजेपी विधायक हैं, कलायत से पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हैं, और अब जो नए मंत्री बने हैं वो भी कुरुक्षेत्र लोकसभा से ही हैं, सुभाष सुधा जी। लेकिन उसके बावजूद भी क्या इनमें से कोई भी इन पीड़ित परिवारों से कभी मिलने के लिए गया है? क्या किसी ने भी इनका हाल जानने की कोशिश की कि बच्चों की वहाँ पर क्या हालत है, उनको कैसे निकाला जा सकता है? किसी ने इसके विषय में सोचा? खुद नायब सैनी जी, जो आज भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा का, जब तक चुनाव नहीं हो जाते, वो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। क्या उन्होंने एक बार भी इस मुद्दे का संज्ञान लिया? प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते अगर वो चाहें तो चुटकियों में इस मामले का हल हो सकता है। विदेश मंत्रालय की मदद से हरियाणा के इन युवाओं को रशिया से सुरक्षित निकाल के लाया जा सकता है। लेकिन क्या उन्होंने कुरुक्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते या प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते इस मामले में एक बार भी दिलचस्पी ली? और तो और नवीन जिंदल जी, जो यहाँ से उम्मीदवार भी हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा से अब भारतीय जनता पार्टी के, वो तो बड़े उद्योगपति हैं, उनकी तो काफ़ी ऊंची पहुँच है। वो तो प्रधानमंत्री जी को भी अच्छे से जानते हैं। प्रधानमंत्री जी से जब अपने कोयले के दाग धुलवा सकते हैं, तो फिर विदेश में फंसे हुए इन युवाओं को वापस लाने के लिए उनसे अपील क्यों नहीं कर सकते? उनकी तो बात ज़रूर सुनेंगे, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। क्या उन्होंने इन परिवारों से मिलने की कोशिश की, इन युवाओं के हालचाल जानने की कोशिश की, इनको वहाँ से सुरक्षित निकालने की कोशिश की? ये हमारा सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सत्ता करना और सत्ता के लिए वोट मांगना जानती है? क्या दुख सुख का भागीदार भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता किसी भी स्तर पर इन युवाओं के साथ नहीं बनेगा? ये समस्या बेहद विकराल रूप धारण करती जा रही है। मैं पहले भी इन बच्चों के परिवार से मिला था, हमने पहले भी इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन ये देखते हुए कि भारतीय जनता पार्टी ना प्रदेश के स्तर पे, ना सांसद के स्तर पे, ना उम्मीदवार के स्तर पे, ना मंत्री, ना विधायक के स्तर पे, ना प्रधानमंत्री के स्तर पे, अगर कोई भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है भारतीय जनता पार्टी से, मैं आज इस विषय पर विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहा हूँ कि हरियाणा के ये युवा काफ़ी लंबे समय से विदेश में फंसे हुए हैं, गंभीर हालत में हैं, युद्ध में इनको ज़बरदस्ती धकेला गया है। इनको सुरक्षित वापस लाना भारतीय जनता पार्टी सरकार की जिम्मेदारी है। और जब चुनाव आचार संहिता के दौरान भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का प्रयोग करके जब विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल सकती है, तो क्या विदेश में फंसे हुए अपने युवाओं को वापस नहीं ला पाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? क्या प्रधानमंत्री जो दावा करते हैं अपनी एडवर्टीजमेंट्स के ज़रिए कि उन्होंने रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था कुछ घंटे के लिए, क्या वो अपने कुछ युवाओं को, जो हरियाणा के युवा हैं जो विदेश में फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित वापस नहीं ला सकते हैं? इस विषय को कई सप्ताह का समय हो चुका है, सबके संज्ञान में ये विषय, मीडिया भी इस विषय को उठा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के इस विषय पर नीरसता, उनकी अनदेखी और प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय का इस मामले में दिलचस्पी न लेना, ये दिखाता है कि सिर्फ युवाओं को बेरोज़गार रखने तक ही भारतीय जनता पार्टी का
जो अत्याचार है वो सीमित नहीं है। वो युवाओं की अनदेखी भी करते हैं, उनकी ज़िंदगी की भी उनकी नज़र में कोई कीमत नहीं है। आज हम चिट्ठी लिख करके प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से इस पूरे मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि विदेश में फंसे हुए अपने युवाओं को तुरंत प्रभाव से सुरक्षित वापस भारत में लाया जाए। आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। संजय सिंह की जमानत हो रही है, आपकी प्रतिक्रिया? संजय सिंह जी को जिस तरीके से फर्जी मुकदमे में, झूठे मुकदमे में जेल में डाला गया था और हमारे आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को झूठे फर्जी मामले बना करके जेल में डाला गया, सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला ईडी और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा है। पीएमएलए के कानून में अगर किसी को ज़मानत होती है तो उसका मतलब ही सीधे सीधे ये होता है कि उसके खिलाफ कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और कोर्ट ने ये पाया कि प्राइमा फेसी वो पूरी तरह से निर्दोष है, तभी पीएमएलए में ज़मानत होती है। ये ज़मानत अपने आप में ये बताती है कि ये पूरा का पूरा मुकदमा फर्जी था। झूठे केस बना करके विपक्षी पार्टी के नेताओं को जेल के अंदर बंद रखने की कोशिश की जा रही है। संजय सिंह जी की ज़मानत से कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है, कार्यकर्ताओं के लिए एक भावुक पल है। ये इस बात को भी साबित करता है कि तानाशाही की जेल की दीवारें कितनी ऊंची क्यों ना हो, वो क्रांतिकारियों के हौसले से ऊंची नहीं हो सकती हैं। हमारे सभी नेता क्रांतिकारियों की तरह लड़े और क्रांतिकारियों की तरह अपनी बात पर देश के लिए अड़े रहे और उसका नतीजा ये कि संजय सिंह जी की ज़मानत के साथ ही ये केस धराशायी होना शुरू हो गया। पूरे देश की जनता के सामने ये स्पष्ट होना शुरू हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी केस बना करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला था। केजरीवाल को राहत मिलेगी इससे? केजरीवाल को राहत मिलेगी? एक एक करके आप देखते जाइए। जब संजय सिंह जी जेल गए थे 6 महीने पहले, तब भारतीय जनता पार्टी अफवाह उड़ाती थी कि एक एक करके इनके सारे नेता जेल में चले जाएंगे। इन सब के खिलाफ अंदर से खबरें निकाली जाती थी कि पूछताछ में आज ये कह दिया, आज वो कह दिया। ईडी फर्जी खबरें प्लांट करती थी चैनल्स के अंदर। लेकिन एक एक करके आप देखते जाइए, सारे बेकसूर बाइज्जत बरी होके इस पूरे मुकदमे से निकलेंगे। लेकिन हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष पीएमएलए के इस तानाशाही कानून के खिलाफ है, जिसमें आप किसी को भी, जिसको सरकार चाहे उसके ऊपर झूठे फर्जी आरोप लगा के केस बना के उनको जेल में डाल सकती है और कितने भी समय तक उनको जेल के अंदर रख सकती है। ये तानाशाही का तरीका है। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार तो कर लिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी के इशारे पर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन उसके बाद ये सौदा बहुत महंगा पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। पूरे देश में उनकी खिलाफत हो रही है। उनको 400 का दावा करने वाली पार्टी को 40 सीट के लाले पड़ गए हैं। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। और कल जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा ईडी को कि या तो आप बताइए कि हम जमानत दे सकते हैं या नहीं, और नहीं तो फिर हमें इसके ऊपर कमेंट भी करना पड़ेगा और संजय सिंह जी के फेवर में निर्णय भी देना पड़ेगा, तो ईडी के पास कोई रास्ता नहीं बचा और उन्होंने हाथ जोड़ करके ये कहा कि आप जमानत दे दीजिए। तो ये स्पष्ट तौर पे ये बताता है कि ईडी के पास न जिस दिन गिरफ्तार किया उस दिन कोई साक्ष्य था, न 6 महीने की जांच के बाद, पूछताछ के बाद आज भी ईडी के पास कोई साक्ष्य है। यही बात अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी पर भी लागू होती है। उनके खिलाफ भी ईडी के पास कोई साक्ष्य नहीं है। जबरदस्ती उनको जेल में रख के लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि बंद पिंजरे में तो शेर के सामने कोई भी खड़ा हो सकता है। मोदी जी, मैं आपको चुनौती देता हूं, खुले मैदान में शेर का सामना कीजिए, आपको आपकी हकीकत पता चल जाएगी। आपने कहा ईडी और सीबीआई का गलत दुरुपयोग किया जा रहा है, जबकि कल राज्य मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि उनको आज़ादी दी गई है, पहले वो बंदी से में थी। महिपाल ढांडा जी तो कल ये भी कह रहे थे कि ये कोयला चोर जिनको भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने जिनको लुटेरा कहा था, उन नवीन जिंदल को कोई क्लीन चिट नहीं दी। महिपाल ढांडा जी तो कह रहे हैं, वो तो इसका मतलब आज भी उनको दोषी मानते हैं। तो इतनी कोयले की कालिक को भारतीय जनता पार्टी में ला करके टिकट देने का क्या महिपाल ढांडा जी विरोध करते हैं? उनको स्पष्ट तौर पे बोलना चाहिए, अपने ज़मीर की आवाज़ कभी कभी तो सुननी चाहिए। मंत्री पद के नीचे अगर ज़मीर दब जाएगा तो आपको इतिहास सुनहरे अक्षरों में याद नहीं करेगा। मैं महिपाल ढांडा जी से कहता हूं कि उन्होंने जो बोला था, अपने मन की आवाज़ पे बोला था, अंतरात्मा की आवाज़ पे ये भी बताएं कि नवीन जिंदल जी को ये टिकट नहीं मिलना चाहिए था, जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आज कह रहे हैं और अंदर खाने विरोध कर रहे हैं नवीन जिंदल जी। इलेक्टोरल बॉन्ड पे विपक्षी दल, नेता, देश के लोग तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक सुनियोजित तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया के डोमेन में इसके ऊपर चर्चा को बाधित किए हुए, इसको रोके हुए अपनी पूरी ताकत लगा करके, क्योंकि उनको पता है कि ये पिटारा तो अब खुल चुका है और इसी इलेक्टोरल बॉन्ड के डाटा से ये सार्वजनिक हुआ
कि मनी ट्रेल आम आदमी पार्टी के पास ढूंढ रहे थे शराब घोटाले की, लेकिन शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्त के अकाउंट से, उसकी कंपनी के अकाउंट से 60 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में गया हुआ है। हमने पहले भी मांग की है कि अगर ईडी चुनाव आयोग के मातहत आज के दिन में निष्पक्ष रूप से काम कर रही है तो इस 60 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल को ट्रेस करने के लिए जेपी नड्डा जी को बुला के पूछताछ कीजिए, अमित शाह जी को पीएमएलए एक्ट में गिरफ्तार करके जेल में डालिए क्योंकि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम उनके पास जा रहा है, और मोदी जी को भी गिरफ्तार करके, जैसे एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर सकती है अगर ईडी, तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को भी गिरफ्तार करके एक नजीर स्थापित करे और उनसे पूछताछ करे कि ये 60 करोड़ रुपए जो शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्त के पास से भारतीय जनता पार्टी के पास आया, इस 60 करोड़ का इस्तेमाल कहां किया मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और जेपी नड्डा जी ने। कैथल के राजनीति गलियारों में चर्चा चल रही है कि अनुराग टांडा जी और गुप्ता जी इकट्ठे नजर नहीं आ रहे। अनुराग जी आते, गुप्ता जी आते, अन्य जगह जा रहे होते हैं, गुप्ता जी आते, अनुराग जी पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि चर्चा चल रही है, मैं भी उस चर्चा का आपको जवाब देता हूं। मुझे लगता है कि अगर नवीन जिंदल जी एक जगह प्रचार करें और दूसरी जगह उनके पार्टी के कोई नेता, जैसे कल महिपाल ढांडा जी आए हुए थे, तो ये चर्चा तो नहीं चली कि महिपाल ढांडा उधर जा रहे हैं और नवीन जिंदल उधर प्रचार कर रहे हैं। सभी नेताओं को आज मैं यहां पर मौजूद हूं, चूंकि एक मंच पे नहीं दिख रहे सर, शायद आगे भी नजर ना आए, क्योंकि पार्टी अपनी अपनी जिम्मेदारियां देती है। दोनों नेताओं को अपनी अपनी जिम्मेदारियां और अपना अपना निर्वहन करने के लिए कहा गया है। हम उस प्लान को, जैसे आज सुशील गुप्ता जी अपने पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं और मैं यहाँ संगठन में चर्चा करने के लिए और संगठन को इस पूरी मुहिम के लिए तैयार करने के लिए, फीडबैक लेने के लिए आज यहाँ पर संगठन की बैठक ले रहा हूँ। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। आम आदमी पार्टी में आप लोग कयास लगाते रहिए। आम आदमी पार्टी में आज तक सिर्फ एक ही गुट हुआ है, वो अरविंद केजरीवाल जी का गुट है। ना हम लोग यहाँ पर किसी सत्ता संघर्ष के लिए आए, ना हम लोग यहाँ पर किसी पद के लिए आए। हमारा एक ही लक्ष्य है, अगर यहाँ से डॉक्टर सुशील गुप्ता जी चुनाव लड़ रहे हैं और उनको अरविंद केजरीवाल जी ने टिकट दिया है, तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल जी कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। तन मन धन पूरी ताकत लगा देंगे, अपनी गर्दन कटवाने के लिए भी तैयार हैं। पूरा दम लगा के इस सीट से नवीन जिंदल जी का बोरिया बिस्तरा समेट के भेजेंगे। जितनी तेजी से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, उससे ज्यादा तेजी से उनको हरा करके कुरुक्षेत्र से रवाना करेंगे। एक मंच पे दिखेंगे सर, एक मंच पे दिखेंगे। जब जब पार्टी का कोई प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होगा, जैसे आगे भगवंत मान जी भी यहां पर कार्यक्रम करने के लिए आएंगे, संजय सिंह जी भी बहुत जल्दी प्रचार करने के लिए यहां पर पहुंचेंगे। जब भी पार्टी का कोई बड़े स्तर का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होगा, हम सभी नेता आपको एक मंच पर एक साथ पूरी ताकत, पूरी मजबूती से नजर आएंगे। इन सब अफवाहों को विराम दीजिए और पूरी ताकत से आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को, जहां से सिटिंग चीफ मिनिस्टर आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के हैं, वहां से कैसे भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी दौड़ा दौड़ा के, हरा हरा के भेजती है। इसका आप भी आनंद लीजिए और हमें भी आनंद लेना चाहिए। कांग्रेस के आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ रही है। यहाँ कांग्रेस के दूसरी जगह से नेता आकर के प्रचार कर रहे हैं, पर आम आदमी पार्टी के ही नेता कह रहे हैं कि हम तो प्रदेश स्तरीय मीटिंग में ही आएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके बीच में कोई विचारों में मतभेद है कुछ? कांग्रेस के अभी तक 9 जगह पे उनके उम्मीदवार आने हैं, वो 9 जगह पे उनके उम्मीदवार घोषित नहीं हुए हैं। इसलिए कांग्रेस के कोई भी उम्मीदवार अभी ग्राउंड पर अपनी तैयारियां नहीं कर रहे हैं। इसलिए पूरे प्रदेश से जहां से भी संभव है, सभी कांग्रेस के लीडर्स हमारी मदद करने के लिए यहां पर आ रहे हैं। और जहां जहां हमसे मदद मांगी जा रही है, जैसे रोहतक में कार्यक्रम करने के लिए भी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी वहां पे गए थे, पार्टी के कई सारे नेता वहां पे गए थे। जहां जहां हमसे मदद मांगी जा रही है, वहां पे हम मदद भी कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को यहां पे कांग्रेस के लीडर्स की मूवमेंट ज्यादा नजर आ रही है। हम इसका स्वागत करते हैं और हम सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को आमंत्रित करते हैं कि पूरी ताकत लगा के हमारा सहयोग करें, ताकि सिटिंग चीफ मिनिस्टर की सीट पर कुरुक्षेत्र से ये अधर्म और धर्म के बीच का जो युद्ध है, इसको हम जीत सकें और अधर्म को पूरे तरीके से हरा सकें। आने वाले समय में आपकी ये शिकायत भी अपने आप दूर हो जाएगी। ये आपकी शिकायत दूर करने के लिए हम एक मंच पे आए, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन हम अपनी रणनीति के तहत जहां जब हमें अपने कार्यक्रम करने होंगे, तब हम आपको पूरी ताकत से एक साथ नजर आएंगे। हम लोग दिल से
जुड़े हुए हैं, इसलिए आप हमको एक तस्वीर में जोड़ने की कोशिश न करें। हम पूरे दिल से जुड़े हुए हैं और पूरी ताकत से एक दूसरे की मदद करते हुए पार्टी को आगे लेके जा रहे हैं। ओपीएस का बड़ा मुद्दा, अगर हरियाणा में सरकार आती है तो ओपीएस को लेकर आम आदमी पार्टी का क्या है? ओपीएस को लेकर आम आदमी पार्टी का बहुत क्लियर स्टैंड है। अरविंद केजरीवाल जी ने हरियाणा के लिए ऑलरेडी अनाउंस भी किया हुआ है पब्लिक डोमेन में कि जैसे ही हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, ओपीएस को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाएगा। पंजाब में क्यों नहीं लागू किया जा रहा? पंजाब के अंदर भी इस पे नोटिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है। उस पे जो गवर्नर हाउस की तरफ से कुछ ऑब्जेक्शंस उस पे और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जा रहे हैं, उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी सरकार उस पे पूरा काम कर रही है, बहुत जल्द उसको ग्राउंड पे इंप्लीमेंट किया जाएगा। अभय चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं, कितना इफेक्ट डालने वाले हैं? मुझे लगता है कि आज के दिन में जेजेपी हो या इनेलो हरियाणा की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके हैं। उनका कोई महत्व अब हरियाणा की राजनीति में नहीं है। कुछ लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ताऊ के लाल चुनाव लड़ने कुरुक्षेत्र में आए हैं। मैं उनको स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि ये ताऊ के लाल नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं जो वोट काटने के लिए कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे हैं। मुझे उम्मीद है कि लोग इस बार इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से समझते हैं कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद वोट की सिर्फ दो ही ढेरियां रह गई हैं। एक तरफ अंधभक्त बीजेपी को वोट करें और देशभक्त इंडिया गठबंधन को वोट करें। इसके अलावा कहीं भी अगर कोई वोट को डिवाइड करने की कोशिश करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उनकी कठपुतली बनके, उनका दलाल बनके भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा है। ये कहने में हमको कोई गुरेज नहीं है। जहां पे मुझे चर्चा है आपके पीछे फोटो लगी हुई है, दोनों पे टेप है, क्या इनका कुछ असर पड़ेगा? देख भी रही है कि देखो, इनमें से एक टेप के बारे में तो मैं जरूर बता सकता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का चोगा उड़ा। आज के दिन में वो जिस भी गांव में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहे हैं वहां उनका जबरदस्त विरोध हो रहा है और ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी भी उनका टिकट काटने के बारे में चर्चा कर रही है। कलायत में भाजपा के मुर्दाबाद के नारे लगे हैं, कैसे देखते हैं? हर जगह पर पूरे हरियाणा में। अभी तो मैं तो इंतजार कर रहा था कि नवीन जिंदल जी लेट आए हैं तो शायद धुआंधार कैंपेन कुछ शुरू करेंगे, लेकिन उनका उदासीन रवैया देख के ये लगता है कि उनको जबरदस्ती, जैसा हम लगातार कह रहे हैं, ईडी द्वारा किडनैप करके जबरदस्ती उनको टिकट थमा दिया गया नवीन जिंदल जी को। उनका कोई इंटरेस्ट इस चुनाव में नहीं है, वरना अभी तक ग्राउंड पर आपको बहुत तेज एक्टिविटीज उनकी नजर आती। जैसे जैसे उनकी गतिविधियां तेज होंगी वैसे वैसे पूरे हरियाणा में उनका विरोध भी तेज होगा। पूरे हरियाणा के अंदर जहां भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जा रहे हैं, हरियाणा के लोग इस बार तैयार बैठे हैं। जब हरियाणा के लोग उनसे अपनी कुछ मांगने के लिए गए तो उनको लाठियां मिली थी। इस बार जब बीजेपी के उम्मीदवार जब गांव में वोट मांगने के लिए जाएंगे, उनका स्वागत भी गांव के लोग प्यार से करेंगे। एक सवाल करनाल के अंदर विधानसभा चुनाव है, लोकसभा सीटों पर बंटवारा हो गया, करनाल के अंदर क्या आम आदमी पार्टी लड़ेगी? मुझे नहीं लगता है कि करनाल के अंदर विधानसभा चुनाव हो सकता है। विधानसभा चुनाव वहां पर नहीं होगा। उपचुनाव का जो ऐलान किया गया है उसको कोर्ट में चैलेंज भी किया गया है कई पार्टियों के द्वारा, कई अलग अलग लोगों के द्वारा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता की हवस में कई बार चुनाव के कानून, नियम, कायदे भी भूल जाती है। 3 महीने के लिए विधायक चुनने का कहीं भी कोई प्रावधान, कोई कानून कहीं पर भी नहीं है। हरियाणा के अंदर भी, पूरे देश के अंदर भी ईसीआई इस बात की इजाजत नहीं देता। जो नोटिफिकेशन हुआ है महाराष्ट्र में भी ऐसा ही नोटिफिकेशन मुंबई हाईकोर्ट ने रद्द किया है। हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर उसको चैलेंज किया गया है करनाल उपचुनाव को। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी नोटिफिकेशन रद्द होगा और करनाल का उपचुनाव नहीं होगा। ये पैसे की वेस्टेज है, ये सत्ता के अहंकार में लोगों के साथ खिलवाड़ है। दिल्ली हाई कोर्ट में PIL लगी है इंडिया नाम का प्रयोग करने पे शब्द पे, उसमें जवाब मांगा गया है सर इंडिया गठबंधन में इंडिया नाम क्यों रखा गया? देखिए, हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया से घबराती है। भारतीय जनता पार्टी इंडिया से गद्दारी कर रही है, इसलिए जब इंडिया से उनका सामना होता है तो बौखला जाते हैं। अब इंडिया नाम से भी अगर किसी को परहेज हो जाए, किसी को इरिटेशन हो जाए और वो अपने लोगों को कोर्ट के अंदर भेजे कि भाई इसको चैलेंज करो, इंडिया नाम इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कई मीडिया के साथी भी कहते हैं इंडी अलायंस, तो हम उनको कहते हैं कि भाई एनडी अलायंस यूज किया करो, फिर एनडीए के लिए भी एनडीए क्यों यूज करते हो? तो हमारे नाम से उनको दिक्कत है, हमारे काम से उनको दिक्कत है, देश के लोगों से उनको दिक्कत है। मुझे लगता है बीजेपी का समय आ गया बोरिया बिस्तरा लपेट करके, झोला उठा करके चलने का। बीजेपी का अगर कार्यकाल इतना 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद अगर किसी को झोली फैला के वोट मांगना पड़े, इसका मतलब उसने प्रदेश से गद्दारी की है, उसने प्रदेश के लिए काम नहीं किया, उसने युवाओं के लिए काम नहीं किया, उसने महिलाओं के लिए काम नहीं किया, उसने किसी वर्ग के लिए काम नहीं किया। वरना अगर उनके अंदर हिम्मत है, मैं आज भी खट्टर साहब
को चुनौती देता हूं, अगर उन्होंने और भारतीय जनता पार्टी ने 9.5 साल तक काम किया है तो खुल करके ये ऐलान करें कि अगर उन्होंने काम किया हो तो लोग वोट दें, वरना उनको वोट मत दें, जैसे अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं। इतनी हिम्मत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में नहीं है।